नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं। और आज ये प्रैक्टिस सेट जो है वह 11वां है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। और रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट 6 बजे से लेकर के 6:30 के बीच डालते हैं। तो कभी भी मैं 6 या 6:30 में डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो क्लास है लाइव कब चल रहा है। और लाइव में आप सभी कोई जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 39 के ए में उल्लेख किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। गलत बात है, 39 के ए में नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। बी है कि आजीविका से प्राप्त साधन सुनिश्चित करना। और सी है समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो अनुच्छेद 39 के ए में है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। आपका उत्तर सबसे बेटर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। तो न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज शब्द के दायरे का विस्तार करता है। तो राज शब्द का याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद में आता है राज शब्द। तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 12 में आता है राज शब्द। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारक अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। तो ये जो रक्षा करता है अनुच्छेद 39 के तहत क्या करता है। तो भारत में जितने भी स्मारक है या कला है ना, या ऐतिहासिक महत्व जो भी है ये अनुच्छेद 49 में आता है। ये तीन चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। उत्तर आप लोग कर सकते हैं लाइव में और कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि बस जैसे ही क्लास शुरू करें एक लाइक कर दीजिए। और आपका एक लाइक ही मैं आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट पर ले जाऊंगा, 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एग्जाम के पहले। बस आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनको भी बोलिए कि क्लास चल रहा है, जुड़ जाए अभी से। और एग्जाम तक मैं हेल्प करने वाला हूं, इसलिए चैनल ये आपको हमेशा फायदा करेगा ये चैनल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेम्बनाड झील। ठीक है, आपका सबसे भारत की सबसे अगर कहेगा लंबी झील तो वेवनाथ झील है जो सबसे लंबा झील है भारत का। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछेगा तो 96 किलोमीटर इसका लंबाई है वेवनाथ झील का। ठीक है, और ये जो झील है केरला में है। कहाँ पे है, केरला में है, याद रखिएगा। वेम्बनाथ झील कहाँ है, तो हो जाएगा केरला में है। सबसे लंबी झील है भारत का। कितना लंबाई है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर को करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जैसे ही क्लास को ज्वाइन करें एक लाइक जरूर कर दे। निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रह का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा होता है। वर्षा जल का संग्रह का उपयोग सबसे बेटर जो होता है वह खाना पकाने का उपयोग नहीं, पालतू जानवर के लिए पानी नहीं, सबसे बेटर होगा सिंचाई। वर्षा जल का संचय किस लिए होता है सबसे बेटर होगा, तो सिंचाई के लिए। और वर्षा का जल जो है वह सिंचाई, वर्षा के जल से जब सिंचाई होती है तो फसल जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य उर्वरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र है, गुजरात है उर्वरक का, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है उर्वरक का उत्पादन नहीं करता है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी घाटी है, जो भ्रंश घाटी से होकर के बहता है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ताप्ती कहाँ से निकलता है, मुल्ताई से निकलता है। और मुल्ताई कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का एक बैतूल जिला है, वहां एक सतपुरा नाम की एक श्रृंखला है पहाड़ का, वहीं से मुल्ताई नामक स्थान से ये निकलता है ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से
4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। तो ये हो जाएगा ब्यास नदी जो है वह क्या होता है 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के पास निकलता है। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, रोहतांग के पास कौन निकला, ब्यास निकला। रोहतांग के पास कौन निकला, ब्यास निकला, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है। तो बाढ़ थर्मल पावर सुपर स्टेशन, बाढ़ जो है दोस्तों आप लोग पटना में आप लोग सुनिएगा, पटना के आगे पड़ता है थोड़ा सा, बाढ़ है पटना में ही पड़ता है, तो आप बिहार कह सकते हैं इसको। आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार कब भारत का एक अलग प्रदेश बना। बिहार जो है वह 1897, 1905, 1912। तो आप सभी उत्तर करें। चलिए, जिन्होंने उत्तर यहाँ 1912 किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 किलोमीटर वास्तविक दूरी को निरूपित करती है, तो 36 किलोमीटर की वास्तविक दूरी मानचित्र में कितने सेंटीमीटर को निरूपित करेगा। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1/10, तो 36 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 36/10 बोले तो 3.6 हो जाएगा। देखिए मेरे पास मोबाइल का डिस्प्ले जो है ना छोटा है, इसलिए मैं मैथमेटिकल जो भी प्रश्न होते हैं रीजनिंग का होता है मैं नहीं करा पाता हूँ, लेकिन आपका बार-बार कमेंट आता है कि सर कराएं, तो कोशिश तो रहेगी कि आप सभी का जो क्लास है उसको कराया जाए। यहाँ एक सेकेंड दोस्तों, क्या हुआ, मैथ का प्रश्न जो था 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1/10, तो 36 किलोमीटर बराबर 1/10 गुने किलोमीटर है। हाँ, तो ये मैथ सही था, तो हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं मिसप्रिंट हुआ है मैं बुक में, है ना, यहाँ पे 20 किलोमीटर रख करके बनाया है बुक में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो रहेगा वही करेंगे, आपका उत्तर सबसे बेटर 3.6 किलोमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बोलते हैं कि सर आंसर देख करके भी बताया करिए आंसर सही सही। तो देखिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आंसर आपका सही जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा आंसर जो है वह गलत जाए, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं आपका प्रत्येक कमेंट को भी पढ़ता हूँ, इसलिए प्यारा सा एक कमेंट करें कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, और 100 प्रैक्टिस सेट का जो टारगेट है मेरा मेरा जो लक्ष्य है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये लक्ष्य, ठीक है। एग्जाम तक अगर आप 100 प्रैक्टिस करते, देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, जो लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट मारेगा उन्हीं का नौकरी लगता है, वो लोग का ही पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन किस में आ रहा है, और ऑप्शन से उनको छांटने का जो है तरीका पता चल जाएगा। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि प्रकार, बोले तो प्रकार आप लोग पढ़िएगा, हम लोग गांव देहात में प्रकार कहते हैं उसको, कंपास इसको बोलते हैं। कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं। देखिए कंपास का उपयोग जो होता है वह वृत्त बनाने के लिए होता है, इस प्रकार का होता है ना कंपास, इसमें एक पेंसिल लगा होता है इस प्रकार से। इसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से वृत्त बनता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका मैथ है, क्योंकि ये 40 नंबर में जो पूछता है मैथ पूछता है, और इसमें आपका जीके जीएस रीजनिंग भी पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बॉम्बे से लंदन जिस पानी जहाज से गए थे उसका नाम बताइए। मतलब उस जहाज का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस जहाज का नाम था राजपुताना, ठीक है, एसएस राजपुताना, उसी जहाज से गए थे लंदन। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है। तो लड़कियों का जो विवाह होना चाहिए 1872 के एक्ट के तहत 14 वर्ष की आयु न्यूनतम उम्र आयु निर्धारित की गई थी 1872 की। लेकिन अभी तो भाई 18 से लेकर के 18 और क्या है, आप लोग 18 अभी 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 तो 18 हो गया है लड़कियों की उम्र शादी करने का, लेकिन इसको बढ़ा करके अब लोग 21, है ना, 21 लोग करता है, अब 21 पर करता है, 18 पर भी नहीं हो रहा है अब, ठीक है। कितने जगह होता है, कितने जगह 21 पर होता है, कितने जगह 21 प्लस होता है, तो अलग अलग सब जगह होता है, ठीक है। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। तो यहाँ जो तैयार हुआ था 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल ने, क्या, तो सैनिक विद्रोह बहादुर
को आत्मसमर्पण के लिए, है ना, याद रखिएगा, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें बहादुर को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका उत्तर सबसे बेटर सी होगा। नेक्स्ट है कि नौ सैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है। ये बात किसने कहा? हिंदू मुस्लिम एक होना अपवित्र बात है। तो ये जो हो जाएगा, गांधी जी बोले थे। क्या बोले भाई? नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर एक टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को एक होना अपवित्र बात है। तो ये बात गांधी जी के द्वारा किया गया है। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होता है छोटा सा, उसको क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा और आपके पास क्लास जो है 6 से लेकर 6:30 के बीच आ जाएगा और आप लोग लाइव क्लास में जवाब भी दे सकते हैं और प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है जो आपको मिल जाएगा रेगुलर। जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा 2 प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो घबराए नहीं, हमसे जो जुड़े हैं उनका नौकरी लगेगी, पक्की नौकरी लगेगी दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो बंदोबस्त, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर आपका जाएगा संशोधन अधिनियम 1781 को। इसको कहते हैं 1781 को क्या? बंदोबस्त अधिनियम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता था और टीआरई 1 में 9 लोगों ने एक साथ सफलता प्राप्त किया ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, मेरे साथ। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग जहां है वहां काफी बेटर है और ऑनलाइन भी क्लास चला था तो काफी लोग का भी निकला है, कमेंट भी करके लोग बताए थे कि सर मेरा निकला है मेरे यहाँ से। तो घबराए नहीं, आप लोग जहां है वो काफी बेटर है प्लेटफॉर्म यहाँ का। जो एक टारगेट लेकर के मैं चला हूं वो टारगेट मैं आप सभी को पूरा करूंगा। 1878 का वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो रद्द किया था वह लॉर्ड रिपन के द्वारा, और वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो लागू किया था वह कौन किया था? लीटन ने किया था और रिपन ने उसको क्या किया? रिपन ने उसको समाप्त किया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर, ए इज द राइट आंसर। रिपन ने रद्द किया और ये 1882 ईस्वी में जो है वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति जो थे वह महात्मा गांधी साहब थे। ठीक है, और ऑन टू दी लास्ट नामक एक पुस्तक था 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी ने उसको प्रकाशित किया था, उसी में आपको ये सूर्योदय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे? तो ये जो हो जाएगा अलू सीताराम राजू। गुडेम रंपा विद्रोह याद रखिएगा, रंपा राजू याद रखिएगा आप सभी। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ का जो संविधान है सबसे लंबा है और लिखित संविधान है, दोहरा नागरिकता नहीं, कठोर संविधान नहीं। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता के नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है, या प्रावधान कौन सा है? पिछड़े वर्ग के लिए जो है वह होगा अनुच्छेद 16 के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए है। नेक्स्ट है आपका मैथ का प्रश्न है और ये आपका मैथ का प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्त के पास, जो आपके दोस्त जो तैयारियां कर रहे हैं बीपीएससी का, उनके पास एक बार शेयर जरा कर दीजिए ताकि आपके भी दोस्त जुड़ जाए। बिहार के किस नगर में 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? 22 में कहाँ पे? बिहार के किस नगर में, ये बताना है, ये हिट प्रश्न है।
ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर होगा वो गया में हुआ है। 1912 देखिए मैं बता दूं कहाँ कहाँ हुआ है बिहार में। बिहार में एक बांकीपुर में हुआ है ना। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ है। 1922 ईस्वी में गया में हुआ है, ठीक है। और 1940 ईस्वी में आपका रामगढ़ जो झारखंड में पड़ता था, अब झारखंड में हो गया है ना। तो 3 अधिवेशन जो है वो बिहार में हुआ था कांग्रेस, लेकिन अब झारखंड में चला गया है। तो याद रखिएगा 1912 में कहाँ हुआ है, याद कर लीजिए, सुन लीजिए। 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में, 22 में गया में हुआ है, और आपका 1940 ईस्वी में रामगढ़ जो झारखंड में पड़ता है वो हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बिहार में जल जीवनी हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत है 26 अक्टूबर 2019 को हुआ है, ठीक है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी शिक्षक, आप जितने भी है सभी कोई शिक्षक बनेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और मेरे यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, सारे कोई शिक्षक है, और आगे शिक्षक बनने के बाद भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो घबराए नहीं, मेरे चैनल से जुड़े हैं तो घबराए नहीं, और आपका जो नौकरी है लगेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं आगे भी मैं काफी बेटर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वह महामाया प्रसाद सिन्हा। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कहता है जुलाई 2024 में नेपाल के कौन से मंत्री बने? देखिए नेपाल में मंत्री पहले क्या था, पहले वहां पे राजा का शासन चलता था, ठीक है। तो केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देश के नए लोकपाल के रूप में उत्तर आपका होगा ए एम खानविलकर, ठीक है। देश के नए राज्यपाल के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न पूछेगा कि देश के नए लोकपाल कौन है? ए एम खानविलकर, ठीक है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनते चलिए, मजा आएगा। और एक और सूचना दे दूं, खुशखबरी वाला न्यूज है कि 82 नंबर वाले जो घबरा रहे थे कि मेरा नहीं होगा, लिख कर रख लीजिए, अगर 82 का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मैं पहले भी बोला हूं, कितने लोग कमेंट किए थे मेरे पास, 82 नंबर का अगर रोक लग गया तो पूरी बहाली रोक लग जाएगी। इसलिए 82 नंबर जिनका सीटेट में है वो लोग लग जाइए तैयारियां में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में दोस्तों, सबसे पहला, याद रखिएगा, मॉरिशस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2024 को किसने नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसको नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आपका उत्तर यहाँ बी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट पहले अनिल कुंबले का था, अब किनका हो गया है? तो दोस्तों अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड रविचंद्र अश्विन का है। अश्विन को जानते होइएगा आप सभी, है ना। हम तो ज्यादा क्रिकेट नहीं देखते हैं, अश्विन का है नाम, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक बताए। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है भाई, और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिया है क्या? ओजोन परत के लिए, सॉरी ओजोन परत के लिए है, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। ब्रोमीन भी होता है, ये भी ठीक है, और हाइलोन्स भी होता है। आपका उत्तर हो जाएगा हाइलो कार्बन, ठीक है। हाइलोजन भी होता है, तो आपका उत्तर 3 हो जाएगा। लेकिन हीलियम नहीं है दोस्तों, हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 2 और द्रव्यमान 4 होता है, याद रखिएगा सभी कोई। मजा आएगा मेरे यहाँ, आप क्लास करें और आपका नौकरी नहीं लगे तो आप कहें, लेकिन मेरा टारगेट पूरा करिए। मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे दूं, और 100 प्रैक्टिस सेट में आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आप देखिए आपका एग्जाम किस प्रकार से बीतता है। 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट है, और 100 के सब्सक्राइब का भी टारगेट है। तो 100 के सब्सक्राइब भी करने में आप लोग मदद करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करे और देखे,
100 के सब्सक्राइब पूरा करिए। आप लोग के एग्जाम के पहले पूरा हो जाए तो आपके सामने मैं सेलिब्रेट भी करूंगा, सभी के सामने केक भी कटेगा। सामान्यतः पौधे को क्या करते हैं, तो बताए को क्या करते हैं, सामान्यतः पौधे को क्या करते हैं। देखिए सामान्यतः पौधा का काम है जल संरक्षण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, मृदा को अपर्दन करना। तो जल संरक्षण का भी काम है पौधा, मृदा का भी अपर्दन रोकता है, प्रदूषण का भी नियंत्रण करता है। तो पौधा का काम एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है बता दे आप सभी कोई। तो ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है यह धूम्रपान के कारण होता है, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, मद्यपान से नहीं होता है, धूम्रपान से होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना हम तो याद रखते हैं एल्टन, ठीक है, चार्ल्स एल्टन, इसमें चार्ल्स लगा लीजिए। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो संरचना है वह एल्टन साहब दिए हैं। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की बात किया है, राइजोबियम नामक आप जीवाणु के बारे में जानते होइएगा। ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ही, साथ साथ क्लोरोबियम भी है, ठीक है, और उसके साथ आपको क्लोरोबियम और ये भी है दोस्तों, एजेटोबैक्टर भी है। तो ये तीनों जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। हम लोग सबसे ज्यादा इसका प्रचलित है राइजोबियम, जो दलहनी पौधा में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। तो विनियमित जो किया जाता है वह नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन स्तर के प्राकृतिक रूप से विनियमित जो होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होता है। N2O कहते हैं इसको। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। आप सभी एक लाइक आप करते हैं तो 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा गारंटी रूप से, ठीक है। मैं वादा किया हूं पूरा करके रहूंगा। सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन सा तत्व होता है, बताए सबसे ज्यादा। सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में जितने भी जीव जंतु है, सारे जीव जंतु में 98% में 6 तत्व होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, दूसरा कार्बन होते हैं, तीसरा हाइड्रोजन होते हैं, और चौथा मैं बताऊं नाइट्रोजन होते हैं। तो पांचवा हो जाएगा कैल्शियम, और छठा आपका जो होता है फास्फोरस होता है। फास्फोरस का सूत्र पी होता है, P4 होता है, ठीक है। तो ये 6 तत्व होते हैं 98% द्रव्यमान में जितने भी जीव है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो यही होगा, लोलक सिर ही रुक जाएगा मेरे दोस्तों। द्रव में जैसे ही जाएगा लोलक, जो इस तरह से करता है घड़ी का, तो भाई रुकेगा ना पानी की वजह से। कोई वस्तु नियमित त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो इसका वेग कितना होगा। विराम से जब शुरू करता है तो इसका जो वेग होगा सीधे समय के लिए समानुपाती होगा, समय के अनुसार होगा। समय का समानुपाती माने भी समानुपाती टी होता है, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल उगाने के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियां क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा, उपजाऊ चिकनी मिट्टी के लिए 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और तापमान कितना चाहिए, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए चावल के लिए, सबसे अगर बेटर चावल उगाना है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। भाई गलत वाले प्रश्न जो भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। तो कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये तो गलत बोल दिया। ठोस का आकार अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए ईंट है तो उसका आकार निश्चित है दोस्तों। ठोस का निश्चित है, ठीक है। कठोर होता है, ये भी ठीक है, लेकिन गलत पूछ रहा था। वह आपका उत्तर जो होगा वही हो जाएगा। उधर खेलो जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे की पत्तियों में कौन सा प्रोटीन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है। तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट।
है ना, क्लोरोप्लास्ट का उसमें प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और उसके फलस्वरूप आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है जो फल के रूप में आप लोग प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में लवण अम्लीय है, कौन सा लवण अम्लीय है ये बताना है, आपका उत्तर कौन सा बताए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फॉस्फेट। ये अमोनियम फॉस्फेट जो है वह अम्लीय है दोस्तों, क्या है, अम्लीय है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, श्वसन क्रिया का केंद्र है मिसोसिस कहते हैं उसको, मिसोसोम, सॉरी मिसोसोम कहते हैं। श्वसन क्रिया का जो केंद्र होता है जीवाणु में उसको हम बोलते हैं मिसोसोम। आपका उत्तर यहाँ पे ए पर जाएगा। जिन्होंने ए किया सही जा रहा है। आप लोग एक लाइक और अपने दोस्त को तो जरूर जोड़ लेना है भाई, आ जाइए सारे दोस्त के साथ। एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है, एक फूल का प्रजनन भाग है पुंकेसर और कार्पल्स, याद रखिएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, आप सभी तैयार रहे मेरे यहाँ जवाब देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस डच का नाम बताए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद लिया था। तो उनका नाम था डेविड हेयर। कौन है, डेविड हेयर साहब है। सहायक संधि के प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। मोपला विद्रोह किन वर्ष के दौरान हुआ था, काफी हिट प्रश्न है। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 ईस्वी के दौरान हुआ है। भारत के राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, इस लक्ष्य की घोषणा कोलकाता अधिवेशन में 1926 ईस्वी में हुआ है, उसी में स्वराज का लक्ष्य रखा था, ठीक है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, सिपाही विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। 1857 के जो विद्रोह हुआ उस समय में लॉर्ड कैनिंग जो था वह गवर्नर जनरल था। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया। जब गांधी जी का गिरफ्तार हो गया उसके बाद में धरातल पर, है ना, धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु एक यात्रा निकाली गई थी और यह यात्रा जो है वह किसके द्वारा हुआ, तो जैसे ही गांधी जी अंदर गए आबास तैयब जी के द्वारा ये होने लगा, ठीक है, नेतृत्व। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब ने डैश स्थित महल को इस मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। तो बताए नाना साहब का जो मुख्यालय था वो कौन सा था, बिठूर। कहां से, बिठूर से। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद का निम्नलिखित में कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान की विशेषता से संबंधित है। आपातकाल लगता है कौन सा अनुच्छेद, 52 और 60 भी है दोस्तों, दोनों अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगता है। अगर बाहरी रूप से आक्रमण हो गया तो 352 लगेगा और संवैधानिक में विफलता हो जाएगा 356 लगेगा और 360 कहाँ लगता है, तो वित्तीय आपात दोस्तों जो होता है वो 360 होता है, याद रखिएगा, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचिया के आधार पर केंद्र राज्य की बीच शक्तियां का विभाजन करता है। केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ है। ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, इस समिति का जो गठन होता है ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो उनके द्वारा होता है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। निगरानी समिति का गठन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति जो उस गांव का, उस पंचायत का सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूं। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म जैसे ही समाप्त होगा किरण का समाप्त करेंगे, अरिहंत का, इडुटेरिया 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा करूंगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा है, तो है फेबियन लेविंग
शौसेन, ठीक है, जो क्या किया था, अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति है फेबियन वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु बताइए। पंचायत में आप 21 वर्ष के हो जाएंगे तो मुखिया में लड़ लीजिए या कोई भी चीज में लड़ लीजिए, हो जाएगा। निर्वाह कृषि से तात्पर्य बताइए। निर्वाह कृषि से तात्पर्य है कि कृषि मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पाद करते हैं, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। 2011 के जनगणना का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? उत्तर हो जाएगा 14.2% मुस्लिम धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है भेल। भेल जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रकृति गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो ये जो है वह न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में है दोस्तों, याद रखिएगा सभी कोई। फ्राइंग पैन लेक कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषुवत को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ठीक है। ये आपका उत्तर सबसे बेटर यहाँ ए पर जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये होगा इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो ये होगा 2022। क्या होगा? 2022। नेक्स्ट है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण और प्रायद्वीप भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाला शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो यहाँ पे उत्तर आपका ये डब्ल्यू याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्द ही समाप्त होगा आपका प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? उत्तर यहाँ आपका होगा पोलियो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करना है। वस्तुएं एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है, क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है। वस्तु एवं सेवा कर यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कौन सा है? वसूली की गई और जुर्माना गैर गैर कर प्राप्ति, ये जो होगा ये प्रत्यक्ष कर है। वसूली जब करिएगा तो सामने से करिएगा, जुर्माना जो होगा सामने से होगा आपके ऊपर, तो आपका ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? तो होगा अपार। दूर दराज के गांवों में अपार शुरू किया गया है, तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पीस उपग्रह का लॉन्च किया है? पीस आपका उत्तर कौन सा होगा बताए? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ नासा ने किया है ऐसा, PACE, सॉरी CE। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? याद रखिएगा गीगा फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर, गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। 19 नवंबर 2024 को G20 का आगामी सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 का आयोजन जो होगा ब्राजील में होगा। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया? उत्तर होगा 2024। नौसेना असैन्य वर्ष कहेगा कोई बताइए? तो 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष कहा गया है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। सुमेलित करना है यहाँ पे। ओजोन क्षरण की बात मैं करूं, ओजोन क्षरण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जाता है। ओजोन क्षरण आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। CO2 न्यूनीकरण की बात करेगा तो ये होगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। सतत विकास की बात करेगा तो ये आपका होगा रियो समिट। और संकटकारी अपशिष्ट की बात करेगा तो ये आपका होगा बेसेल कन्वेंशन।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए आया कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो आइसलैंड में होता है दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग आइसलैंड में होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, केवल सब्सक्राइब करना है। अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो बीमारी होगा टाइफाइड हो जाएगा दोस्तों, टाइफाइड। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक के पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इकोसिस्टम की संपन्नता की कहेगा, इकोसिस्टम की संपन्नता यूट्रोफिकेशन कहते हैं उसको, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? पोषणीय जो पोषण का प्राप्त करता है सबसे ज्यादा, तो होगा मलाई उतारा हुआ दूध, जो हो जाएगा कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक किसका सही सुमेलन नहीं है? उत्तर यहाँ पे होगा सजीव उत्पादों का है, बात सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होता है, ठीक है। ऋण भक्षी गौण उपभोक्ता होता है, ये बात गलत है। ठीक है, आपका ये बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आम्ल क्षार दोनों रूप से कार्य नहीं कर सकता है? उभयधर्मी तो करता है, उभयचर करता है, उभय माने क्या होता है? दोनों। और प्रोटोफिलिक जो होता है दोनों नहीं होता है। उभय जहां रहेगा वो दोनों होगा, तो दोनों रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ आपका उत्तर सी। नेक्स्ट है, ये आपका प्रकाश का प्रश्न है। आर बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, किसके बराबर होता है? तो ये सूत्र पूछ रहा है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है। तो ये जो होता है मैं आपको बता दूं, n2 बटा n1 के बराबर। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। आप सभी को बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं और लाइक नहीं किए, कर दीजिए। 100 का टारगेट पूरा करूंगा। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु किसके द्वारा आरोपण को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा, बल को मापते हैं कामनी तुला के द्वारा। इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पे जो गैस होगा फ्रियोन जो है नहीं है। इनर्ट गैस बोले तो अक्रिय गैस में हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिजोन आता है, रेडोन आता है, लेकिन फ्रियोन नहीं आता दोस्तों। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डाल देते हैं तो शीशा का बर्तन जो है वो क्या होता है? चटक जाता है, फूट जाता है, आप लोग कहते हैं ना। तो यहाँ होगा खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से शीशा जो है क्या होता है? चटक जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका क्लोरोफॉर्म से संबंधित जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये होगा निश्चेतक का काम करता है। कौन सा कथन सही है? तो ये क्लोरोफॉर्म जो है निश्चेतक का काम करता है, बाकी आपका गलत है। आपका उत्तर सबसे बेटर जो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हमसे, मिस्टेक। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका जो सबसे बेटर उत्तर है क्लोरोफॉर्म में डी होगा, एक से अधिक उत्तर होगा। द्रव ईंधन है और क्लोरोफॉर्म फॉजिन उत्पन्न करता है, ये गलत है। आपका 3 नंबर और 2 नंबर सही जा रहा है, तो आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसको रोक सकते हैं ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वाह शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो ये आपका होगा अनुमस्तिष्क। दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त मैं करता हूं, क्योंकि इसके बाद रीजनिंग है। मेरे पास जो है वह डिस्प्ले छोटा है ना, जिसकी वजह से मैं मैथ और रीजनिंग नहीं करा पाता हूं, लेकिन मेरा जो आपका जो टारगेट है उसको मैं हमेशा पूरा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।